हेलो बच्चा पार्टी। द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, इस क्लास में हमें जो स्टडी करनी है ना, वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की स्टडी करनी है। यार, क्या होता है ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन? ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि जो अपना नॉर्थ कोरिया का है ना, जो किंग है, वो बार बार धमकी देता है एटम बम की, है ना, कि एटम बम से पूरी दुनिया को उड़ा देंगे, ये वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें बनी कैसे, कहाँ से ये एटम बम आ गया, है ना? ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये जो न्यूक्लियर फिजन है ना कहीं एटम बम बनाने को सिखा रहा है अपने को, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कैसे एटम बम फॉर्मेशन होता है, कितना खतरनाक होता है एटम बम, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। कुछ इसी से रिलेटेड अपना ये चैप्टर भी है, टॉपिक भी है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम फिजन को समझ सकते हैं ना। फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना। फिजन का मतलब क्या है? ब्रेक होना या टूटना। ठीक है। फिजन का मतलब क्या है? ब्रेक होना। ठीक है, ब्रेक होना। और फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना। ठीक है। हम समझने के लिए सिर्फ इस वर्ड का यूज करेंगे। फिजन का मतलब है ब्रेक होना और फ्यूजन का मतलब है ऐड होना। ठीक है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर फिजन का मतलब हो गया जब दो या सॉरी, जब एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, तो उसको हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस हैं, वो एक हैवी न्यूक्लियस में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर की स्टडी स्टार्ट करते हैं और डिटेल में हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। कैसे सारी चीजें अपने को समझनी है वन बाय वन, है ना, कि कैसे अपने पास एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक हो जा रहा है, और कैसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस ऐड में होकर के एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और क्यों करते हैं यार। अगर हो रहा है तो ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, सबसे पहले तो अपने को यही समझना है कि ये प्रोसेस अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी ग्राफ। ठीक है। जो ये स्टेबिलिटी ग्राफ है ना अपने पास, ये स्टेबिलिटी ग्राफ ये बताती है कि कौन सा एटम या कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। कि स्टेबिलिटी ग्राफ देखिए ध्यान से, या एक साइड मैंने मास नंबर को शो कर रखा है और दूसरी साइड मैंने स्टेबिलिटी को शो कर रखा है। अगर अपना मास नंबर 20 से कम है, ठीक है, मास नंबर 20 से क्या है? कम है, तो जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है। और मास नंबर अगर 140 से ज्यादा है, तो भी न्यूक्लियस कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। अब स्टेबल कौन होगा? जिस एटम्स का मास नंबर जो है वो 20 और 140 के बीच में होगा। जिस एटम का मास नंबर 20 और 140 के बीच में होगा, वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। और 20 से कम, 140 से ज्यादा वाला अनस्टेबल हो जाएगा। डन है। तो हर कोई इस दुनिया का, हर ऑब्जेक्ट, हर इंसान, हर कोई, सारी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी की कंडीशन चाहता है। अब अगर कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 20 से कम है, तो वो किसी और न्यूक्लियस को ऐड करके इस 20 से ज्यादा वाले कैटेगरी में आना चाहेगा। और वहीं पे अगर किसी अदर हम बात करें, कोई अदर न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 140 से ज्यादा है, तो वो ब्रेक हो करके इस कंडीशन में आना चाहेगा। तो इस ब्रेकिंग वाले कंडीशन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, और ये एडिशन वाले प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। इसी चीज को अपने को स्टडी करना है कि ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कैसे होता है, ये सारी चीजें अपने को समझनी है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होता है और ये न्यूक्लियर फिजन क्यों होता है। ठीक है। न्यूक्लियर, ये इसमें जो एटम स्लाइस करेंगे ना, वो उनकी मास नंबर क्या होगी? लेस होगी ना। तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे? लाइट, लाइट मॉलिक्यूल, है ना, लाइट न्यूक्लियस होंगे, है ना। इनका न्यूक्लियस क्या होगा? लाइट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, लाइट न्यूक्लियस होगा। और इनका हैवी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, हैवी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इनका न्यूक्लियस क्या होगा? हैवी होगा, और इनका न्यूक्लियस क्या होगा? लाइट होगा। ठीक है। और दोनों ही अनस्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ही लाइट इनका न्यूक्लियस है, तो ये ऐड होकर के कहाँ जाना चाहेंगे? स्टेबिलिटी की कंडीशन में। और इनका हैवी न्यूक्लियस है, तो ये ब्रेक होकर के स्टेबिलिटी में आना चाहेंगे, है ना। तो ये फ्यूजन प्रोसेस से आएंगे, और ये किस प्रोसेस से आएंगे? ये फिजन प्रोसेस से आएंगे, और ये फ्यूजन प्रोसेस से आएंगे। डन है। इस लाइट वाले का इसमें कन्वर्जन कौन सा प्रोसेस होता है?
फ्यूजन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? फ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस हैवी वाले का इसमें कमिंग क्या होता है? फिजन प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक होकर के आता है ना, और ये ऐड होकर के आता है, ठीक है। तो अब इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे होते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं, और ऐड होकर के क्या बनाते हैं? एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और वो क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये चीजों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अपने पास जो है एक यूरेनियम का टुकड़ा है, ठीक है, यूरेनियम है, ठीक है। अब इस यूरेनियम की जो एटॉमिक नंबर होती है ना, वो कितना होता है? 92 होता है। और इसका जो मास नंबर होता है ना, वो होता है आपके पास 235, ठीक है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 92, और मास नंबर कितना होता है? 235 होता है। अब इस यूरेनियम पे अगर मैंने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दिया ना, कितने न्यूट्रॉन का? सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रॉन का, ठीक है। अगर इस पे मैंने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया है, तो ये यूरेनियम का मास नंबर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं चेंज हो रहा है। मास अब कितना हो जाएगा? 236, है ना। तो ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये यूरेनियम में जाकर के इसको तोड़ देता है। अब तोड़ने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊं, अगर ध्यान से देखिएगा, ये सपोज यूरेनियम है, ठीक है, ये यूरेनियम है अपने पास, ठीक है। यूरेनियम को थोड़ा सा कलरफुल दिखा दे, क्योंकि बेचारा टूट रहा है ना। ये यूरेनियम है, यूरेनियम का वैसे एटॉमिक नंबर कितना है? 92 है, और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 235 है, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रॉन इसके अंदर एंटर करता है ना, तो न्यूट्रॉन क्या बन के आता है? इसके लिए काल बन के आता है ना, काल बन के आता है, ये ऐसे एंटर गया है ना। तो ये लगातार इसमें इधर उधर मोशन करता रहता है, मोशन करता है, और इसके साइज को लगातार क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। तो ये यूरेनियम कुछ इस तरीके से इसका साइज कुछ इस तरीके से चेंज होने लगता है। ध्यान से समझिएगा, इस यूरेनियम का साइज कुछ इस तरीके से, ऐसे जो है शंकर जी के डमरू बनाते हुए ऐसे ये बनते हुए, और इस तरीके का बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूरेनियम कुछ इस फॉर्म में बन गया, है ना। अब ये देखो बीच में इसका शेप कैसा हो गया? पतला हो गया ना, तो ये यहीं से क्या हो जाता है? धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है, और ये यूरेनियम दो अलग अलग न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एक न्यूक्लियस आपका बनता है क्रिप्टॉन, एक न्यूक्लियस क्या बनता है आपका? क्रिप्टॉन, और एक न्यूक्लियस आपका बनता है बेरियम का, ठीक है। एक क्रिप्टॉन बनता है, और एक क्या बनता है? बेरियम। ज्यादातर यही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक आपके पास क्या बना? क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन बना, ठीक है। और एक आपके पास क्या बना? बेरियम का बना, ठीक है। क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 94 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 94। बेरियम का कितना होता है? बेरियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 56 होता है, और एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 139 होता है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ आपको 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी देता है। कितना न्यूट्रॉन? 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन दे रहा है, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन भी आपके पास बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है बच्चे इस रिएक्शन को, ध्यान से देखना। ये यूरेनियम जब एक न्यूट्रॉन के साथ ब्रेक हुआ, तो अपने पास क्या बना? क्रिप्टॉन बना, ठीक है, प्लस बेरियम बना, ठीक है, बेरियम बना, और साथ ही साथ आपको 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है। 3 न्यूट्रॉन क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है। और साथ ही साथ प्लस एनर्जी जो बनी वो अलग से बनी, ठीक है, एनर्जी जो बनी वो अलग से बनी, ठीक है। बेरियम का आपने देखा 56 होता है, और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 139 है, ठीक है। और क्रिप्टॉन का कितना है? 36 है, और ये कितना है? एटॉमिक मास नंबर 94 है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चे। जब यूरेनियम के एक न्यूक्लियस पे हमने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया, तो ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके, और इसके साइज को क्या करता है? इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और ये साइज फिर क्या होता है? बीच से ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर के दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं जो स्टेबिलिटी रीजन में आते हैं। ध्यान से देखो, इनका मास नंबर कितना है? 20 से 140 के बीच में है कि नहीं है? देखो ये 94 है, और ये 139 है, 140 के बीच में है ना, तो मतलब स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन ने क्या किया?
दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये ब्रेकिंग जो है ना, ये न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है। ये किस चीज का रिएक्शन है? न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है। किस चीज का रिएक्शन है? न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन है बच्चे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन का है। इस न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस आपने देखा, दो अलग अलग छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। लेकिन इस प्रोसेस की मजे की बात तो ये है ना, एक सिंगल न्यूट्रॉन ने इसको तोड़ा है और साथ ही साथ तीन न्यूट्रॉन दे दिया। एक अकेला न्यूट्रॉन तो मर गया, लेकिन तीन न्यूट्रॉन दे करके गया। बोला कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, तुम जाकर के आगे तोड़ना है ना। और साथ ही साथ एनर्जी भी दिया। अब यार ये कितनी एनर्जी देकर के अपने को गया है, ये समझना है, ठीक है। तो ये लगभग जानते हैं कितना मास दे करके जाता है। हमेशा ये होता है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के मास से क्या होता है? ग्रेटर होता है। और ये लगभग कितना, एक बार जब अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है, फॉर ब्रेकिंग वन न्यूक्लियस, अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है ना, एक न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है ना, तो ये लगभग कितना मास लॉस होता है? ये लगभग होता है 0.20 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इतना मास का होता है, इतने मास का लॉस होता है, ठीक है। इतना मास लॉस होता है। और मैं आपको बता दूं, एक एयू में अगर 1 AMU मास का लॉस होता है, तो उसमें आपको लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट जनरेट होती है, एनर्जी मिलती है। अगर 1 AMU मास डिफेक्ट हुआ कहीं, ठीक है, अगर 1 AMU मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो 1 AMU मास में लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। इतनी एनर्जी क्या होती है? जनरेट होती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास यूरेनियम को मैं ब्रेक कर रहा हूं, यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहा हूं, तो लगभग मुझे कितना मास जो है एनर्जी में चेंज हो जाती है? लगभग 0.20 AMU मास क्या हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मास कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप सोच सकते हो, अगर एक AMU में 931 मास जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट हो रही है, तो 0.20 AMU में कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 1 AMU इज इक्वल टू, है ना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। 1 AMU, वह एक एटॉमिक मास यूनिट में कितना अपने को एनर्जी मिल रहा है? 931 मेगावाट वोल्ट की, है ना। तो 0.20 AMU में कितना हो जाएगा, है ना। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2 1 2, 2 3 6 और 2 9 18, है ना। और ये हो जाएगा 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है अपने को क्या मिलेगी? इस रिएक्शन में मिलेगी। अगर मैंने एक न्यूक्लियस यूरेनियम का तोड़ा है, ठीक है, एक न्यूट्रॉन की हेल्प से अगर मैंने न्यूक्लियस का एक, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस तोड़ा है, तो अपने को लगभग जानते हैं कितना एनर्जी मिलेगी? 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने यूरेनियम का एक न्यूक्लियस तोड़ा विद द हेल्प ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो अपने को लगभग जो एनर्जी मिलेगी 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। आप सोच लो, अगर मैंने थोड़ा मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम यूरेनियम अगर तोड़ दिया ना, तो कितनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा मतलब 10 की पावर 6। 1 मेगा इज इक्वल टू होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आप सोच सकते हो 1 मेगा में, और ये 186 है यार। सिर्फ एक न्यूक्लियस को तोड़ने पर इतना हीट जनरेट, इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है। तो सोच लो, अगर 100 ग्राम मैंने ब्रेक कर दिया तो क्या हाल होने वाला है ना। अब इस न्यूक्लियर फिजन का जो यूज होना है ना, ये आप वैसे सोच सकते हो, एक न्यूट्रॉन एंटर किया यूरेनियम में और उसने खुद तो टूट गया, लेकिन तीन न्यूट्रॉन देकर गया, बोला बेटा तुम आगे जाकर के फिर से तोड़ना यूरेनियम को, है ना। एक टूटा, उसने तीन दिया, है ना। ध्यान से सुनिएगा, एक न्यूट्रॉन टूटा है, एक न्यूट्रॉन था, और ये टूट करके कितने न्यूट्रॉन दे दिया? तीन, है ना। कितने न्यूट्रॉन दे दिया? तीन न्यूट्रॉन दे दिया। बोला यार मैं तो एक ही को तोड़ पाया, अब तुम तीनों मेरे शेर हो और जाकर के फिर तीन तीन को तोड़ो, है ना। अब ये एक जाएगा और ये एक जाकर के फिर तीन न्यूट्रॉन देगा, ठीक है। और फिर ये जाकर के फिर तीन न्यूट्रॉन देगा, है ना।
और ये फिर जाकर के फिर यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेगा और फिर 3 न्यूट्रॉन देगा। अब आप सोचो, ये एक जाएगा फिर 3 देगा, फिर ये एक एंटर करेगा फिर 3 देगा, है ना। इस तरीके से लगातार न्यूट्रॉन जनरेट होते जाते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन जनरेट होते जाते हैं, है ना। और एक सिंगल न्यूट्रॉन से हम इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं और लगातार न्यूट्रॉन जनरेट होते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है ना, इस न्यूक्लियर फिजन में अल्फा बीटा गामा भी निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज भी निकलती हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी तो मिलती है, साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा भी मिलती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा और गामा रेज कितनी हानिकारक होती है इंसान के लिए, आप सोच सकते हो, है ना। तो एक यूरेनियम का एक न्यूक्लियस अगर ब्रेक होता है तो अपने को क्या क्या चीजें मिलती है, एक बार फिर से समझते हैं। यूरेनियम का अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने का मतलब न्यूक्लियर फिजन हुआ। किसके साथ हुआ? अचानक से नहीं होता, अपने आप में नहीं होता है। जब तक इस यूरेनियम को हम एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन नहीं करवाएंगे तब तक ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो हमने यूरेनियम का एक टुकड़ा लिया या यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिया, उसके साथ मैंने एक न्यूट्रॉन का रिएक्शन करवाया। न्यूट्रॉन इसके अंदर एंटर करके इसकी साइज को बढ़ा करके दो अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक कर देता है और इनको स्टेबिलिटी के कंडीशन में लाता है। लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ी सी बदतमीजी भी करके जाता है। कौन सी बदतमीजी, वो समझते हैं। न्यूट्रॉन एंटर किया, इसको तोड़ा, क्रिप्टॉन में तोड़ा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36 और एटॉमिक मास नंबर कितना है 94 है। और बेरियम में तोड़ा, जिसका एटॉमिक मास कितना है 139 है और एटॉमिक नंबर कितना है 56 है। लेकिन अब इसकी बदतमीजी देखो, इसने 3 न्यूट्रॉन और दे दिया। बेटा अब आगे जाकर के तुम लोग अपना काम करना, मैं तो अपना काम करके चला, अब आगे तुम लोगों की जिम्मेदारी है ना। क्या करना? इस जनरेशन को आगे बढ़ाना, है ना। और साथ ही साथ कितना इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी दे गया? ये एनर्जी अपने को देके गया कितना? 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देके गया। ठीक है, इतनी एनर्जी दे करके, और साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा रे भी दे करके गया, है ना। इतना कम नहीं था, अल्फा बीटा गामा रे भी दे करके गया। इतना देने के बाद ये क्या हो गया? मैटर इसका खत्म हो गया, एक सिर्फ एक न्यूक्लियस के फिजन में हुआ। ठीक है, और रिएक्टेंट जो है आपका, रिएक्टेंट इसका मास हमेशा इस प्रोडक्ट के मास से क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मास का डिफेक्ट होता है, मास का थोड़ा सा लॉस होता है। और वही जो मास का लॉस होता है वो लगभग कितना मास का लॉस होता है? वो लगभग मास का जो लॉस होता है ना, वो होता है 0.20 AMU मास का लॉस होता है। और यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है आइंस्टीन मास इक्विवेलेंट रिलेशन के अकॉर्डिंग, E = mc²। जो मास है ना वो किस में कन्वर्ट हो गई? एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और साथ ही साथ क्या बन गया? अल्फा बीटा गामा रे बन गई। ठीक है, एक एएमयू में लगभग कितनी एनर्जी जनरेट की जा सकती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या हो गई? ब्रेक हो गई, है ना। और दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक होने के बाद इसमें 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा देके गया। अब ये तीनों न्यूट्रॉन 3 अलग अलग न्यूक्लियस में एंटर करेंगे और 3 न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे। आप सोचो, एक न्यूक्लियस ने आपको इतनी एनर्जी दी, अब जब तीनों न्यूट्रॉन 3 अलग अलग न्यूक्लियस में जाएंगे ना, तो 3 अलग 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 न्यूक्लियस को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और फिर इसका 3 गुना एनर्जी जनरेट करेंगे। और वो तीनों फिर अपने से एक एक न्यूक्लियस क्या करेगा? 3 न्यूट्रॉन फिर से देगा। और फिर से इसका ट्रिपल, इस तरीके से 3 का जो मल्टीप्लाई है ना, उसके फॉर्म में ये लगातार आगे बढ़ते हैं, पावर के फॉर्म में, पावर 3 के फॉर्म में ये लगातार क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज जो है ना, वो एटम बम वगैरह में यूज होता है। इस न्यूक्लियर फिजन का जो यूज होना है ना, वो एटम बम बनाने में किया जाता है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर समझते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर का काम किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में। कहाँ बनाने में? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। अब आप बोलोगे सर, अगर इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं तो ये जो न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ना, 3 न्यूट्रॉन, अभी आपने देखा कि 3 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, ये 3 न्यूट्रॉन, तो ये 3 न्यूट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं ना, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे सर? हम बना करके लगातार फिर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। हाँ, बिल्कुल मिलती रहेगी। ये 3 जो न्यूट्रॉन अपने पास बन रहे हैं ना, ये लगातार रिएक्शन को चालू रखेंगे, है ना, लगातार रिएक्शन को ऑन रखेंगे। लेकिन जो ये चैम्बर दिख रहा है ना अपने को, ये चैम्बर फिर ब्लास्ट होने के कंडीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी ना, इसको हम संभाल नहीं सकते हैं। ठीक है,
और ये ब्लास्ट होने के कंडीशन में आ जाएगी। इसलिए ये जो 3 न्यूट्रॉन है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? ये 3 न्यूट्रॉन को जो हम कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल रॉड से करते हैं। ये कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है? ये कैडमियम वगैरह की होती हैं। कैडमियम वगैरह की रॉड होती हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है कि नहीं यार, अब 3 न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मेरे को नहीं रिएक्शन करवा पाएंगे, क्योंकि ये जो चैम्बर बना हुआ है, ये पूरा चैम्बर जो है एक पर्टिकुलर हीट को एब्जॉर्व कर सकती है, उससे ज्यादा एनर्जी को नहीं एब्जॉर्व कर पाएगी, फिर ब्लास्ट हो जाएगा, और ब्लास्ट हो जाएगा तो रिएक्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूट्रॉन बहुत तेजी से जनरेट हो रहे हैं, है ना। तो कैडमियम वगैरह की रॉड लगी होती है जो क्या करती है, इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कैडमियम की रॉड क्या करती है, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर, जैसे 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए तो इसमें से 2 न्यूट्रॉन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन को क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो एक ही न्यूट्रॉन बचेगा, फिर वो न्यूट्रॉन जाकर के एक न्यूक्लियस को ब्रेक ब्रेक करेगा, और फिर 180 समथिंग 188 या 189 189 सॉरी 186, हाँ 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फिर से एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और वो एनर्जी फिर अपने काम में किस में आएगी, वो इस लिक्विड से पास करेगी, है ना। पास होने के बाद स्टीम जनरेट करेगा, और स्टीम जनरेट करने के बाद वो स्टीम जाके इस टरबाइन पे गिरेगी, और टरबाइन अपनी रोटेट करनी स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से अपना जनरेटर वर्क करेगा, और जनरेटर से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से जो पानी ठंडा होता जाता है वो फिर से इसमें आकर के, और वाटर फिर इसमें पहुंचती है, और यहाँ से फिर इसका स्टीम बनता है, और स्टीम बन करके ये फिर से टरबाइन पे जाती है, और टरबाइन को रोटेट करवाती है, फिर से यहाँ पे जनरेटर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर, अगर हम जो ये रिएक्टर बना के रखे ना, पूरा का पूरा ये आउटर जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है ना, ये अगर बहुत हैवी हो जाए, हैवी इन द सेंस कि बहुत इतना पावरफुल हो जाए कि अंदर के सारे रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सके, तो हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जो आउटर है ना, अपना सरफेस है, ये इतना ज्यादा एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर रेंज की एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए हमें ये कैडमियम का रॉड लगाना पड़ता है, कंट्रोल रॉड, जो क्या करे, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता रहे, वरना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है ना। तो एक तो पहला इसका गुड यूज है ना, इसका यूज जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में, ये तो गुड है, चलो ठीक है, ये बढ़िया है ना, कुछ बढ़िया हो रहा है न्यूक्लियर फिजन से। लेकिन इसका जो बैड यूज है ना, ये है अपने पास जो सबसे खतरनाक है ना। कुछ बुरे लोगों के पास ये चीज पहुंच जाती है, जिसका ये लोग गलत यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं एटम बम। इसको क्या बोलते हैं, एटम बम बोलते हैं। यार ये देखने में बहुत डेंजर लग रहा है ना। तो एटम बम, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखो। इस एटम बम में थोड़ा सा यूरेनियम भरा होता है, क्या भरा होता है, यूरेनियम भरा होता है। ठीक है, और ये यूरेनियम क्या होता है, ब्लास्ट होता है ना। यूरेनियम क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होकर के क्या जनरेट करता है, ये आपका क्रिप्टॉन, बेरियम, ये तो जनरेट करेगा, है ना। साथ ही साथ इसके जानते हो क्या करता है, एक पावरफुल एनर्जी जनरेट करेगा। और वो लगभग कितना, वो पावरफुल एनर्जी लगभग कितनी होती है, 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ एक न्यूक्लियस से। अब इसमें सोचो कितना हमने यूरेनियम भरा है। अगर मैं किसी कंट्री के ऊपर बम गिराने जा रहा हूँ, तो मैं छोटा सा 100 ग्राम उसमें यूरेनियम भर के ले जाऊंगा, नहीं, एक अच्छा खासा अमाउंट में यूरेनियम भर के हम उस पर अटैक करेंगे, है ना। और फिर वहां से सोचो कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इतनी ज्यादा। और साथ ही साथ इतने न्यूट्रॉन जनरेट होंगे ना, ये फटाफट फटाफट रिएक्शन करवाते जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, एक अगर न्यूक्लियस ब्रेक हुआ तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, तो सोचो आप कितने न्यूक्लियस ब्रेक होंगे एक बार में। और ये रिएक्शन विद इन सेकेंड ना, 10 से 12 सेकंड के अंदर इतना भयानक एनर्जी जनरेट करता है ना ये बम, क्या ही बताएं। उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो कि मतलब कितनी एनर्जी, आप खुद ही सोच सकते हो। एक न्यूक्लियस से आपका 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट हो रही है भाई। और अगर इतनी एनर्जी ब्लास्ट हो गई ना, इतने यूरेनियम ब्लास्ट हो गए, तो आप सोचो कहाँ जाएंगे सारी दुनिया, है ना। इसलिए एटम बम को बहुत ही खतरनाक माना गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या जनरेट हुई, क्रिप्टॉन जनरेट हुआ, प्लस बेरियम जनरेट हुआ, प्लस एनर्जी जनरेट हुई, और तो और एनर्जी पे भी नहीं रुकी, प्लस अल्फा बीटा गामा भी जनरेट हो गए। लो, इतना कम था क्या, नहीं, अल्फा बीटा गामा भी आने थे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ से जनरेट होती हैं, इसलिए एटम बम बहुत ही खराब माना जाता है ना। क्यों, क्योंकि अच्छा ये रिएक्शन रुकने वाला भी नहीं, रुक क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन लगातार जनरेट हो रहे हैं। न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं, लगातार जनरेट होते जा रहे हैं। क्योंकि एक न्यूट्रॉन टूटा तो उसने 3 को पैदा किया, 3 वाले भाई साहब 3 3 का 9 पैदा कर दिए, और 9 वाले 3 3 पैदा कर, एक हर एक 3 करता जाएगा।
ठीक है। तो पता नहीं कितने न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएंगे, और एक एक न्यूट्रॉन काफी होता है एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि एटम बम कितना खतरनाक होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या न्यूक्लियर फिजन क्या है। न्यूक्लियर फिजन में आपको ये रिएक्शन लिखना होता है। अगर कहीं भी आपको न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन करना है तो आपको इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है। न्यूक्लियर फिजन में एक यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है, सिंगल यूरेनियम का। उसको ब्रेक करने के लिए एक न्यूट्रॉन काफी है, और एक न्यूट्रॉन काफी जगह अगर है तो ये क्रिप्टॉन में और बेरियम में इसको ब्रेक कर देता है, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी दे देता है। और तो और ये लगभग कितना मास लॉस करता है, 0.2 mu का। और ये मास आपके कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, और इसके बाद ये अल्फा बीटा गामा भी इमिट करते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो आप इस रिएक्शन को भी नीचे मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्रेकिंग होती है, ठीक है। और अगर मैं सपोज 1 किलोग्राम यूरेनियम लेके गया, सपोज 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम यूरेनियम लेकर के गया, ठीक है। 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम यूरेनियम लेकर के आ गया, इसमें मैंने भर दिया 1 kg या 2 kg यूरेनियम। तो ये इतना भयानक, अगर 1 kg यूरेनियम मैंने भर दिया ना, तो ये इतना भयानक टेम्परेचर जनरेट करेगा, इतना भयानक एनर्जी वहां पे जनरेट करेगा। ये लगभग आपका टेम्परेचर जानते हैं कितना, 10⁻⁷ से 8 केल्विन, इतना केल्विन की ये टेम्परेचर जनरेट कर देगा। आप सोच सकते हो इस टेम्परेचर में आने के बाद ना चीजें कहाँ जाएंगी, सारी चीजें पिघलती चली जाएंगी, है ना। ये टेम्परेचर लगभग सन का टेम्परेचर होता है 10⁻⁷ केल्विन, है ना। 10⁻⁷ केल्विन जो होता है वो सन का टेम्परेचर होता है। अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम भर के यहाँ पे अगर ब्लास्ट किया गया तो आप सोच सकते हो कितनी हीट जनरेट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से एटम बम कितना खतरनाक है ये आप यहीं से सोच सकते हो, है ना। इसीलिए लोग डरते हैं किससे नॉर्थ कोरिया वाले से, क्योंकि सन की है ना वो, कब ब्लास्ट कर दे कोई नहीं जानता, है ना। उसको कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से, कौन मर रहा है कौन जी रहा है ना। तो आपने देखा न्यूक्लियर फिजन का इस तरीके से यूज किया जाता है, और ये आपका रिएक्शन रहा जिसमें क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर फ्यूजन की, ध्यान से समझिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन की, ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जब कोई छोटे छोटे जो एटॉमिक मास के जो आपके पास एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाना चाहेंगे, एक हैवी न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे, जिससे वो स्टेबिलिटी की कंडीशन में आ सके। क्योंकि आपको मैंने ये जो ग्राफ बताया ना, इस ग्राफ में मैंने बताया कि जब छोटे छोटे मिल करके आपस में एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे और अपने को स्टेबिलिटी की कंडीशन में लाना चाहेंगे, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो ये अपने पास दो, मान लिया छोटे छोटे अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हमने लेट कर लिया, अपने पास क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, 1s2 है ना, और 1s2 है। ये ड्यूटेरियम है, क्या है, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है। ये आपस में कंबाइन हुए, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नॉर्मली कंबाइन नहीं हो सकते। देखो दोनों प्रोटॉन है अपने पास, दोनों प्रोटॉन है। यार आपने पढ़ा है सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, आपने पढ़ा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब ये दोनों जब एक दूसरे को रिपल करेंगे, मैं बोला भाई साहब चलो मिल लो दोनों लोग और मैं स्टेबिलिटी गेन कर लूं। मैं बोलता हूँ भाई साहब दोनों लोग मिल लो और मेरे को स्टेबिलिटी दिला दो। अब कह रहे नहीं, उससे मेरी बहुत पक्की दुश्मनी है ना, मैं नहीं मिल सकता। अब मैं कहता हूँ भाई साहब मिल लो यार, तो कह रहे नहीं मिलने वाला हूँ, ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ मिल लो भाई, ये नहीं मिल रहे हैं। तब मुझे इनको मिलाने के लिए करना क्या होगा, मुझे इनको मिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और हीट कितना, बहुत ही ज्यादा, लगभग 10⁻⁷ का, 10⁻⁷ केल्विन का हीट देना पड़ेगा। तब ये जाकर के क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और या ध्यान से देखो इनका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा ऐसा एटम है जिसका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास नंबर 4 है, तो वो आपका है हीलियम, ठीक है। और ये दोनों छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक है बड़ा न्यूक्लियस बनाए, कौन सा, हीलियम का, और स्टेबिलिटी की कंडीशन में गेन हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ ये एनर्जी भी लॉस करते हैं, एनर्जी भी क्या करते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं, ठीक है। अपने से एनर्जी भी छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का जो मास है वो भी क्या है, प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो मास डिफरेंस है, ये मास डिफरेंस क्या होता है फिर एनर्जी में,
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने पास एनर्जी भी जनरेट हो जाती है। अब यार ये दिक्कत आती है कि हम अर्थ पे इतना हैवी टेम्परेचर लाएंगे कहाँ से, क्योंकि भाई अगर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को आपस में कंबाइन करना है, दोनों ड्यूटेरियम है, दोनों ड्यूटेरियम को आपस में कंबाइन करना है तो लगभग 10⁻7 केल्विन का आपको चाहिए टेम्परेचर। तो ये नॉर्मल अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉर्मली दिस रिएक्शन इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, ठीक है, नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, ठीक है। ये अर्थ पे इजिली पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ पे होता है? बेसिकली इट पॉसिबल ऑन बेसिकली इट पॉसिबल ऑन, कहाँ पे ये चीज मिल सकती है बच्चे? ये मिल सकती है सन पे, ठीक है, ऑन सन। सन पे ये रिएक्शन होती है, ठीक है, जहां पे आपके दो ड्यूटेरियम मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं और ढेर सारी एनर्जी क्या करते हैं? रिड्यूस्ड करते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी अपने को लाइट के फॉर्म में मिलती रहती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज न्यूक्लियर फिजन भी समझ में आया होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन भी समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से हम फिर से रिकॉल करते हैं, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन को हमने देखा कि ये न्यूक्लियर फिजन जो है ये ब्रेकिंग कंडीशन है, और फ्यूजन क्या है? एडिंग कंडीशन है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन देता है, और एनर्जी भी देता है, और साथ ही साथ अल्फा बीटा गामा रे भी देता है, ठीक है। डन है। इसमें किस तरीके से एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ है, ये मैंने आपको कंडीशन यहाँ पे समझा के रखा है। सिर्फ एक न्यूट्रॉन के एंटर करने से 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, एनर्जी जनरेट होती है, अल्फा बीटा गामा जनरेट होते हैं, हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है। और लगभग कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं ये लोग? ये लगभग जनरेट करते हैं 186.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट करते हैं। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 AMU मास से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो अपनी स्टेबिलिटी ग्राफ है वो मास नंबर लगभग 20 से कम वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो अनस्टेबल की कंडीशन में होते हैं, और 140 से ज्यादा मास नंबर वाले जो एलिमेंट हैं वो भी अनस्टेबल के कंडीशन में होते हैं। ये अपने आप को तोड़ करके स्टेबिलिटी में आना चाहेंगे, मतलब फिजन प्रोसेस से आना चाहेंगे, और ये अपने आप को ऐड करके फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू स्टेबिलिटी की कंडीशन में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो फ्यूजन प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में ऐड होकर के एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए लगभग हीट 10⁻7 केल्विन का चाहिए इनको, इतना हीट देंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा? ये जो रिएक्शन है ना वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। कहाँ पे पॉसिबल है फिर ये जो रिएक्शन होता है ये सन पे पॉसिबल होता है, ठीक है। सन, जो आपने देखा है ना, सन सन पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है? 10⁻7 से 10⁻8 केल्विन का होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिएक्शन है ना, ये कहाँ पे पॉसिबल होता है? सन पे पॉसिबल होता है। कहाँ पे पॉसिबल होता है? सन पे पॉसिबल होता है, ठीक है। डन है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आए होंगे, और मैंने आपको न्यूक्लियर फिजन का एक एग्जांपल भी दिया कि न्यूक्लियर फिजन का जो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, और एटम बम बनाने के लिए होता है। ये तो इसका खैर गुड यूज है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन एटम बम जो है ना, इसका यूज ये मिस यूज है ना। यहाँ से क्या है, दुनिया के लिए खतरा बना होता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं इनके हाथों में ये चीजें चली जाती हैं, तो वहां से दुनिया को खतरा बन जाता है ना, कि यार अब दुनिया संकट में आ चुकी है ना। तो इस तरीके से इसका यूज रहा है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो अगर आपको न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कहीं पे भी शो ऑफ करना हो, तो आप न्यूक्लियर फिजन के लिए आप ये इक्वेशन शो ऑफ कर देंगे, उसके बाद में उसकी ये ब्रेकिंग कंडीशन दिखा देंगे, है ना। और उसके बाद में फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आप ये रिएक्शन दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है ये हम लोग समझते हैं। ये अपने पास सपोज फ्यूजन प्रोसेस है, फ्यूजन प्रोसेस है, और ये फिजन प्रोसेस है, ठीक है। ये फिजन प्रोसेस है और ये फ्यूजन प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे
जो ये फ्यूजन प्रोसेस है ना, इसमें सबसे पहले तो अपन ये जान लो, एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कोई भी अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन नहीं होता है, कोई भी अल्फा बीटा और गामा का रेडिएशन नहीं होता है। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, और इस फ्यूजन प्रोसेस में और क्या था, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए ना। इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्ड होती है हाई टेम्परेचर की। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होती है, हाई टेम्परेचर की होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर की होती है। और इसके लिए एक नॉर्मल से टेम्परेचर पे भी काम चल जाता है, ठीक है। अ, अगर हम बात करें फिजन प्रोसेस की, इसमें जो थर्ड कंडीशन है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी चल जाएगा काम, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे काम चल जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। और फिर इसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए और क्या कंडीशन हो सकता है, इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है ना, बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। एनर्जी जो होती है ना, ये एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। और इसमें एनर्जी इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी क्या होती है, कंपेयर टू कम होती है, कंपेयर टू लेस होती है, ठीक है। लेस होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें और कोई इसमें पॉसिबिलिटीज की, तो इसमें और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, इसको हम पावर प्लांट वगैरह में यूज नहीं कर सकते, है ना। इसको पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते, इसको पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पावर प्लांट में यूज नहीं कर सकते, पावर प्लांट में नहीं यूज कर सकते हैं। और इसको हम पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके डिफरेंस हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें रही न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में। अगर आपसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कहीं पे भी पूछा जाता है, तो आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियर फिजन डाल करके ये रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, है ना। नीचे आप इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। न्यूक्लियर फिजन के आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पे आपका ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया और एटम बम हो गया। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचेंगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सकेगा। थैंक यू।